देखो, इनडायरेक्ट टैक्स कितना मार्क्स है? 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें आपको जीएसटी है 30 मार्क्स का, जीएसटी बड़ा है फिर भी। जीएसटी में जो यूनिट 4 जीएसटी का है, वो 5 मार्क्स का थ्योरी है, क्या है 5 मार्क्स का। और उसके बाद यूनिट 4 में 15 मार्क्स है। उसमें प्रैक्टिकल भी है, सप्लाई चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा, 5+5+। यूनिट 4 से कितना क्वेश्चन आएगा? 3 क्वेश्चन आएगा, 5+5+5। और यूनिट 3 से आएगा 1 क्वेश्चन। तो जीएसटी अभी नहीं करेंगे, जीएसटी हम लोग करेंगे नवंबर में, 30 तारीख के बाद, मतलब 30 अक्टूबर के बाद, अगले वीक छुट्टी रहेगा उसके बाद, समझ गए ना। और कस्टम ड्यूटी, और यूनिट 5 कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। तो ये प्रैक्टिकल भी है इसमें, और थ्योरी अगर आएगा भी तो ऑप्शन में रहेगा, समझ गए, इस चैप्टर में। तो ये हम लोग करेंगे नवंबर में, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है उसके बाद? कस्टम ड्यूटी। ये थोड़ा छोटा है, ये 10 मार्क्स का है, और इसे प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो जैसे पेपर देखो, पिछले साल का 22 का जो पेपर है देखो, जैसे 22 का जो पेपर है ना, देखो कैसा क्वेश्चन आता है, देखो। तो ग्रुप ए आपका है, क्या है? ये आपका डाटा टैक्स है, ये हम लोग किए हैं। डाटा टैक्स में ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, ये पूरा उसका है, टैक्स मैनेजमेंट का है। फिर ग्रुप बी क्या है आपका? टैक्स मैनेजमेंट भी, एडवांस टैक्स है, इंटरेस्ट है। फिर ग्रुप सी क्या है बता? ग्रुप सी आपका वो है, इंडिविजुअल है, और क्या है, सेक्शन ऑफ फर्म, ऑप्शन रहेगा दोनों में। यहाँ तक वो है आपका। और ग्रुप डी में क्या है, देखो उसका इंडायरेक्ट टैक्स है। तो ग्रुप डी में 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपका थ्योरी क्वेश्चन है, चैप्टर 3 यूनिट 3 से। और उसके ऑप्शन में ये आपका एक प्रैक्टिकल भी आया था, ये आया था, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या आया था ये भी प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते इसको, मतलब कि आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, कहाँ पे हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। कंडीशन आपको दिया ना यहाँ पे। और उसमें 7 क्या आपका, ये आपका कंपोजिट सप्लाई, क्या आपका सप्लाई चैप्टर का ये भी। और ये कौन सा आपका? टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ। और 9 क्या आपका? प्रैक्टिकल थोड़ा सा, जीएसटी का अमाउंट निकालना है, जीएसटी का क्या निकालना है आपको। और थ्योरी भी है इसके ऑप्शन में, ठीक है। और ग्रुप ई जो है ना, ग्रुप ई जो हम लोग करेंगे, इसमें आपका 20 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स आपका जीएसटी है, 10 मार्क्स क्या बताइए आपका। और 10 मार्क्स क्या बताइए? कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी प्रैक्टिकल थ्योरी ऑप्शन आया था लास्ट ईयर, लेकिन प्रैक्टिकल आगे कंफर्म है, थ्योरी आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं कंफर्म है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही कॉमन आया था, थ्योरी भी बहुत इजी आया था। टैक्स एलिवेंट, गुड्स, सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है। तो लास्ट ईयर सब कॉमन थ्योरी था, सब बुक में है ऑलरेडी। और ये जो प्रैक्टिकल आया था ना, ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिकल था, ये भी बहुत बहुत इजी प्रैक्टिकल था, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। तो करें स्टार्ट हम लोग। बहुत इजी चैप्टर है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के बाद जीएसटी है, बस उसके बाद फिर आपका जीएसटी खत्म होने के बाद वापस से डाटा से एक बार और कर लीजिएगा, ठीक है। नया क्वेश्चन बहुत सारा हम निकाले हैं खोज के। कल टैक्स का नोट्स बना रहे थे, टैक्सेशन का नोट्स बना रहे थे, टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्स है, उसमें भी वही सब चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। एमकॉम से मैच करता है, एमकॉम का टैक्स है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे बहुत सारे चैप्टर मैच करते हैं। डबल टैक्सेशन है। हेलो, गुड इवनिंग सर। कल पूरा क्लास जो रहेगा ना कल, तो फाउंडेशन कितना बजे दीजिएगा, फाउंडेशन का? हम्म, और 12:30 बजे ना मेरा रूम खाली है कल, तो आप चाहे तो उस तक क्लास दे सकते हैं, 5th सेमेस्टर का 12:30 दे देंगे, दे दीजिए। जैसा बोलिएगा, टाइम चल जाएगा, जैसा बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, देखिए। तो तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है,
कस्टम ड्यूटी स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो थोड़ा थ्योरी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल कंफर्म आएगा 10 मार्क्स का। थ्योरी अगर आएगा अभी तो ऑप्शन में आया था लास्ट ईयर, वैसा आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का आएगा, ये कंफर्म है, समझ गए चैप्टर से। थ्योरी अगर रहेगा भी तो ऑप्शन में ज्यादा थ्योरी नहीं है। देखो क्या क्या थ्योरी में, बेसिक कंसेप्ट क्या है, टैक्स इवेंट आया था लास्ट ईयर, टेरिटोरियल वाटर क्या है, इंडियन कस्टम वाटर क्या है, गुड्स का डेफिनेशन आया था लास्ट ईयर, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी लास्ट ईयर कौन कौन सा आया था, टैक्स इवेंट आया था, गुड्स आया था और सेफगार्ड ड्यूटी आया था। तीनों आया था, तीन थ्योरी आया था। ठीक है। तो यहाँ तक आपका थ्योरी है पूरा। एंटी एंटी डंपिंग तक क्या बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपका थ्योरी है, बस खाली वैल्यूएशन जो है ना आपका, ये प्रैक्टिकल है बस। यहाँ से यहाँ तक क्या बताइए आपका पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, अब प्रैक्टिकल खाली एक ही है, बस वैल्यूएशन निकालना। ठीक है, एक ही चैप्टर है बस कस्टम ड्यूटी में। देखिए पहले, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हो सामान इंडिया से बाहर, अगर आप बाहर से सामान मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो कस्टम ड्यूटी आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पोर्ट ड्यूटी। अलग अलग गुड्स पे अलग अलग होता है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग होता है, कंट्री पे भी डिपेंड करता है। कुछ कंट्री के लिए प्रेफर्ड है, कुछ कंट्री, इंडिया क्या करता है, प्रेफर है वहां से, मतलब वहां से अगर इंपोर्ट करो तो कम चार्ज होगा, कुछ कंट्री से ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो वो सब लोग पढ़ेंगे आगे। और एक्सपोर्ट करते हैं तो भी कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, लेकिन उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो क्या होता है उसमें फिर भी रेट कम है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, कुछ गुड्स पे रहता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी का, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों चार्ज किया जाता है, नॉर्मली एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम है, समझ गए। अब कभी कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाता है, जैसे मान लो ऑनियन मान लो अगर इंडिया में शॉर्टेज हो गया, शुगर अगर शॉर्टेज हो गया इंडिया में, तो इंपोर्ट करेंगे, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में तो और प्राइस बढ़ जाएगा। तो कभी कभी उसका एक्सपोर्ट को रोकने के लिए क्या करता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, समझ गया। गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, जब देखेगा एक्सपोर्ट करने से लॉस हो रहा है इंडिया को, इंडिया में शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, पहले अपना घर का जो डिमांड है वो क्या होना चाहिए, पहले फुलफिल होना चाहिए, तब एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो एक्सपोर्ट करने से इंडिया गवर्नमेंट के पास मनी भी आता है, इंडिया के पास क्या आ रहा है आपको, फॉरेन करेंसी आ रहा है। तो एक्सपोर्ट को इंडिया क्या करता है, प्रमोट करता है, लेकिन कभी कभी रेस्ट्रिक्ट भी करता है, समझ गए। और इम्पोर्ट ड्यूटी को, इम्पोर्ट ड्यूटी देखो लगभग बहुत सारे गुड्स पे है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों चार्ज किया जाता है, कि ज्यादा इम्पोर्ट नहीं हो इंडिया में, लॉस होता है, इम्पोर्ट करने से फॉरेन करेंसी क्या आ रहा है आपका, बाहर जा रहा है, समझ गए। तो स्टार्ट करें हम लोग, चलो। तो देखिए, एक्ट का नाम क्या होती है, बेसिक एक्ट का नाम क्या है, देखो, कस्टम एक्ट 1962। एक्ट का नाम क्या है, कस्टम एक्ट 1960। और ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। और कब से एप्लीकेबल हुआ था बताओ, 1 फरवरी 1963 से। कब से एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 1963 से। ठीक है यहाँ तक। और कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये कौन सा टैक्स है बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं। अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए, मान लीजिए मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, हम लैपटॉप मान लीजिए इंपोर्ट किए, हम कस्टम ड्यूटी पेड किए, फिर हम कस्टमर को जब सेल करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी का जो अमाउंट है सब उससे हम लोग चार्ज कर लेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे सब। इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब बर्डन किसी और पे हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, समझ गए। इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज अंडर द कस्टम एक्ट 1962। द कस्टम एक्ट 1962 इज द बेसिक। तो ये क्या बताइए, जो भी आप गुड्स मंगाते हो, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर्स है, तो सबके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है। तो उसके बाद देखो, कस्टम ड्यूटी का रेट अलग अलग है। कस्टम ड्यूटी का रेट क्या बताइए आपका, अलग अलग रेट है सबका। कस्टम ड्यूटी प्रोवाइड्स द ड्यूटी ऑन कस्टम शैल बी लेविड एज सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट। और उसका जो रेट दिया हुआ है ना, सब कहाँ दिया हुआ है बताओ, कस्टम टैरिफ एक्ट में, कस्टम टैरिफ एक्ट में उसका रेट दिया हुआ है, समझ गए। और अदर एप्लीकेबल एक्ट। और जो बोर्ड मेंटेन करते हैं ना, जो कस्टम ड्यूटी को मेंटेन करता है, बोर्ड का नाम क्या है बताओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। बहुत जगह आपको मिलेगा आगे। पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो हट गया, अब बहुत लिमिटेड गुड्स पे है एक्साइज ड्यूटी, समझ गए, कुछ गुड्स पे है अभी भी। तो अभी नाम क्या होगा, चेंज हो गया, क्या नाम हो गया बताओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीबीआईसी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये सब सब कुछ ये डिसाइड डिसाइड करता है क्या कस्टम ड्यूटी होगा, किस गुड्स पे कितना होगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में
एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उसका करेंसी रेट भी आपको दिया रहेगा, एक्सचेंज रेट भी आपको क्वेश्चन में। तो कौन सा रेट काम आएगा? सीबीआईसी वाला काम आएगा। कौन सा वाला काम आएगा? सीबीआईसी वाला रेट काम आएगा। पढ़ेंगे आप लोग आगे। समझ गए? बोलियो। पॉइंट नंबर 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे गुड्स लास्ट ईयर आया था ऑनर्स में, तो इस बार पास में आ सकता है, ठीक है ना। गुड्स क्या है बताइए? गुड्स में सब कुछ आता है, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल्स है, स्टोर्स है, बैगेज है। करेंसी एंड बैगेज मतलब क्या होता है? जैसे आप पैसेंजर जब लेके आता है बाहर से गुड्स, तो उसको भी इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, सामान जब लेके आता है तो उसको बोलता है बैगेज, ठीक है। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल बॉडी। तो गुड्स के अंदर में डेफिनेशन आएगा तो ऐसे लिखना है आपको, इसको अपने मन से चेंज नहीं कर सकते आप। अब जीएसटी में जाओगे तो वहां पे गुड्स का डेफिनेशन अलग है। अगर बोलेगा एज पर जीएसटी गुड्स का डेफिनेशन दीजिए एज पर, तो जीएसटी वाला दीजिएगा, कस्टमर लिख के मत आ जाइएगा वहां पे, समझे। सेल ऑफ गुड एक्ट में अलग है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आएगा क्या? कस्टम ड्यूटी में थ्योरी प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंफर्म रहेगा 10 मार्क्स का, और ऑप्शन में आएगा थ्योरी। अगर थ्योरी नहीं भी आ सकता, जैसे 19 में क्या है, खाली प्रैक्टिकल आया था, थ्योरी नहीं आया था लास्ट ईयर। 19 में प्रैक्टिकल आया था सिर्फ। आप लोगों को दो ही पेपर अब देखना है, 2 ईयर का पेपर देखना है, 19 का और 22 का। 2021 का जो पैटर्न उसको मत देखिएगा। 2021 का जो पैटर्न था वो अलग था, उसको मत देखिए। जो पैटर्न फॉलो होगा कौन सा होगा? 19 का और 22 का, समझ गए। तो 19 में जैसे कस्टम ड्यूटी में खाली प्रैक्टिकल आया था, थ्योरी नहीं आया था ऑप्शन में। और 22 में क्या आया था? दोनों आया था। ऑनर्स में देखो दोनों आया था। अब पास कोर्स में क्या आया था? पास कोर्स में, पास कोर्स में देखो क्या आया था? 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का डिफाइन गुड्स नहीं आया था देखो। और प्रैक्टिकल भी आया था। तो पास कोर्स में जैसे आया था प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, वैसा भी आ सकता है आप लोग का। मतलब 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल या 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 2-3 मार्क्स का थ्योरी। ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में ऐसे भी, तो थोड़ा थ्योरी कर लीजिएगा तो सेफ रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल तो बहुत इजी रहता है इस चैप्टर का। एक बहुत इजी प्रैक्टिकल आता है इस चैप्टर से, समझ गए ना। तो सीबीएसई समझ, देखो सीबीएसई आपको बहुत जगह मिलेगा, सीबीएसई वर्ड क्वेश्चन में सीबीएसई बहुत जगह लिखा रहेगा। तो सीबीएसई क्या समझाया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो पूरा मैनेज करता है, जो रेट वगैरह डिसाइड करता है। जैसे इनकम टैक्स को मैनेज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, है। और इंडायरेक्ट टैक्स को कौन मैनेज करता है? सीबीआईसी, समझ गए। सीबीएसई क्या है? गुड्स का डेफिनेशन आगे तो लिख दीजिएगा ऐसे ही। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है बताइए? टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या होता है कि द टर्म इंडिया इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इंक्लूड्स अंडर सेक्शन 227। इंडिया का जो डेफिनेशन है, इंडिया का जो डेफिनेशन है, तो उसमें जो लैंड है वो तो है ही, इसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर भी है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? सिर्फ वाटर नहीं होता है, उसके ऊपर जो एयर स्पेस, उसके ऊपर जो, वो भी उसके अंदर में आता है। तो जैसे सी में जो डिस्टेंस होता है ना सी में, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, एज पर सेक्शन 3 ऑफ टेरिटोरियल वाटर कंटिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स। एक माइल कितना का होता है? 1.852 किलोमीटर का। इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन, फ्रॉम द बेस लाइन। तो अगर टेरिटोरियल वाटर डिफिनेशन आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे दिया हुआ है आई टी डब्ल्यू। तो बेस लाइन से कितना है बताइए? बेस लाइन मतलब जो कोस्टल एरिया है, समुद्री किनारा, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल। और 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी सामान अगर इंडिया में आ गया, अगर इन हो गया मतलब वो इंडिया में इंपोर्ट हो गया, इसका मतलब अगर कस्टम वाटर के अंदर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर अगर आ गया सामान, वेसल्स अगर मान लो है या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अगर आईटीडब्ल्यू के अंदर आ गया, मतलब गुड्स इंडिया में क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया, समझ गए। इंडिया इंडिया के अंदर आ गया गुड्स, इसका मतलब, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो मतलब सी साइड से, सी का जो बेस लाइन है, सी का जो भी आपका बेस लाइन, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल तक, और उसके ऊपर का एयर स्पेस भी। बस सी, आईडब्ल्यू खाली लैंड या वाटर को कवर नहीं करता है,
उसके ऊपर जो एयर स्पेस है 12 नॉटिकल माइल तक, वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। समझ गए? मतलब आईटीडब्ल्यू के अंदर आ गया, मतलब वाटर के अंदर आ गया, या उसके ऊपर जो एयर स्पेस है उसके अंदर अगर कोई एयरक्राफ्ट आ गया मान लो, तो वो इसका मतलब इंडिया में क्या हो गया, गुड्स इंपोर्ट हो गया। समझ गया? इंपोर्ट स्टार्ट हो गया इसका मतलब आपका। ठीक है? तो एज पर इस to include any bay, gulf, harbor, creek or tidal river. Further, note that India include not only the surface of the sea, but also the seabed and subsoil underlying and the air space. मतलब सी बेड मतलब जमीन, जो सी का जो जमीन है वो भी आ गया उसके अंदर में, और एयर स्पेस भी आ गया उसके अंदर में, ओवर सच वाटर। ठीक है? इंडिया जो है उसका मतलब जो इंडिया का जो पावर है वो टेटल वाटर तक है पूरा। टेटल वाटर इंडिया का ही पार्ट है। हर एक कंट्री का ऐसे ही होता है, हर एक कंट्री का जैसे इंडिया का वैसे ही हर एक कंट्री का है, वो इंडिया का भी पार्ट है। 12 माइल तक इंडिया का ही एरिया है, समझ लो वो। ठीक है? दैट मीन्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आर एप्लीकेबल टू इंडियन टेरिटोरियल वाटर। समझ गए? इंडियन कस्टम वाटर कहां तक रहती है? इंडियन कस्टम वाटर मीन्स द वाटर एक्सचेंज इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब 200 माइल तक है ये। कहां तक है ये? 200 नॉटिकल माइल कहां तक है? आईसीडब्ल्यू कहां तक है बताइए? ऐसे सिलेबस में दोनों ही है। ठीक है? तो आईसीडब्ल्यू कहां तक बताइए? आई सी डब्ल्यू ये बेस लाइन से कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल, एनएम। समझ गए? 200 माइल तक है ये। तो आईसीडब्ल्यू जो है ना, इसके अंदर में क्या है, कहां तक आएगा? एक्सटेंडेड इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है। इसके अंदर भी तो इसके अंदर में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ दिया हुआ है सब कुछ। अब बेस सर है, हाँ बोलो। सर अगर टेरिटोरियल वाटर पूछेगा तो ये इंडियन कस्टम्स वाटर इसमें नहीं नहीं इंक्लूड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, टेटर वाटर में कहा से? टेटर वाटर में खाली 12 माइल तक है बस। और ये कहाँ तक है? उसके भी और भी आगे, उसके भी ऊपर और भी आगे तक है। समझ गए ना? हाँ सर। तो आईसीडब्ल्यू क्या है बताओ, कि वो भी इन आईसीडब्ल्यू के अंदर मतलब आईटीडब्ल्यू क्या काम आता है, कि इंडिया में इंपोर्ट अगर आईटीडब्ल्यू के अंदर है मतलब इंपोर्ट हो गया। और आईसीडब्ल्यू में आ सकता है सीप, लेकिन इंडिया के परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। किसी और कंट्री का सीप इंडिया कस्टम वाटर में आ सकता है, लेकिन इंडिया का उसको क्या लेना पड़ेगा आपको? परमिशन। हर एक कंट्री का ऐसे ही होता है। समझ गए? 200 माइल के अंदर अगर कोई आता है वेशल्स एयरक्राफ्ट, तो उसको इंडिया गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग फिर? कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। समझ गए? स्टॉप कर सकते हैं उसको हम लोग फिर। और जो 200 माइल तक है वहां तक इंडिया कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। 200 माइल तक इंडिया कोई भी आईसीडब्ल्यू के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मिनरल निकालना, ऑयल निकालना, फिशिंग, ये सब जो एक्टिविटी है, तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का पावर है। हर एक कंट्री का वैसे ही अपना अपना है। ठीक है? और इंडियन कस्टम वाटर के बाद जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हाई सी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाई सी में क्या होता है, हर एक कंट्री का इक्वल, हर एक इक्वल राइट होता है हर एक कंट्री के लिए। समझ गया? उसमें किसी की कंट्री का वो नहीं है, इंडिविजुअल राइट नहीं है। समझे हाई सी क्या हुआ? हाई सी कहां से स्टार्ट होता है? 200 नॉटिकल माइल के बाद। ठीक है? तो वो सब सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं दिया डेफिनेशन। सिलेबस में खाली आईसीडब्ल्यू है और क्या आईटीडब्ल्यू है बस। बेस लाइन समझ गए क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, तो ये कहां तक है बताइए? 200 माइल तक है ये। इट इज एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू द टेरिटरी वाटर एंड द लिमिट ऑफ सच कितना है? 200 माइल तक है। ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो इसको लर्न नहीं करना आपको। ये बेस लाइन भी सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए दी। समझ गए? सिलेबस में जो लिखा हुआ बस यही है। देखो सिलेबस में क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, टैक्सल इवेंट है, टिटल वाटर है, इंडियन कस्टम वाटर है, गुड्स है, टाइप ऑफ कस्टमिटी है, बस इतना ही है सिलेबस में। समझ गए ना? अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा है बस। तो ये सब डेफिनेशन लर्न मत करिएगा, ये सब डेफिनेशन लर्न आपको नहीं करना है। समझ गए? गुड्स का डेफिनेशन कर लीजिएगा। जैसे गुड्स का लास्ट ईयर आया था, लेकिन वापस से आ सकता है, कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। और
एक किसका पढ़ लीजिएगा, टेरिटोरियल वाटर पढ़ लीजिएगा, और एक कौन सा पढ़ लीजिएगा, कस्टम वाटर पढ़ लीजिएगा। और आगे आ रहे हैं अभी, ठीक है। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल, ये लास्ट ईयर आया था। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट के केस में टैक्सेबल इवेंट कब होता है बताओ। एक्सपोर्ट गुड्स कंप्लीट व्हेन द क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर। अगर इंडिया का टेरिटोरियल वाटर गुड्स, इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है उसको अगर क्रॉस कर गया, उसको क्या कर गया, अगर क्रॉस करके मतलब इंडिया से बाहर निकल गया इंडिया से, तो वो एक्सपोर्ट हो गया इसका मतलब। अगर कोई जहाज है, मान लो सीप है, अब वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर में सिंक हो गया, आईटीडब्ल्यू के अंदर गया, डूब गया, तो मतलब एक्सपोर्ट हुआ बताओ। जब तक टेरिटोरियल वाटर के अंदर है तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर जाएगा तब क्या हो जाएगा इसका मतलब, एक्सपोर्ट। समझ गए। इंपोर्ट के केस में क्या है देखो, इंपोर्ट का, इंपोर्ट जब इंडिया में टेरिटोरियल वाटर के अंदर गुड्स आ गया, मतलब इंपोर्ट क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया इसका मतलब। अगर गुड्स इंडिया में टेरिटोरियल वाटर आईटीडब्ल्यू के अंदर आ गया, मतलब इंपोर्ट क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। और कंप्लीट कब होगा, व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन, जब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गुड्स, तब वो इंपोर्ट क्या हो गया इसका मतलब आपका, कंप्लीट। स्टार्ट कब होगा इंपोर्ट, जब आपका गुड्स इंडिया कंट्री में आ गया, आईटीडब्ल्यू के अंदर आ गया, आईटीडब्ल्यू के अंदर आ गया मतलब इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। और जब आपका इंडिया पोर्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोर्ट में आने के बाद, जब पोर्ट का जो बैरियर है, कस्टम बैरियर, उसको जब क्रॉस कर जाएगा गुड्स, मतलब आपका इंपोर्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद देखो, इन द केस ऑफ होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, अपना घर के लिए नहीं, इंडिया के लिए। होम कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ समझे, अपना पर्सनल यूज के लिए नहीं। इंडिया में जब गुड्स आता है इंपोर्ट हो गया, उसके बाद इंडिया में हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग 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 लोकेशन पे भेजते हैं। जब पोर्ट से गुड्स क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है अलग अलग लोकेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स आ रहा है तो टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या होता है, जब आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगा, जब आपका टैक्स लाइबिलिटी, तो कब अराइज होगा टैक्स लाइबिलिटी बताइए। टैक्सेबल इवेंट बीइंग द टाइम, event being reaching at the time when the goods reach the custom barrier and bill of entry for home consumption is filed. Taxable event in the case of import goods can be summed up to the following line. जब इंडिया में गुड्स आके अनलोड हो रहा है वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। जैसे गुड्स मान लीजिए आया इंडिया में, अनलोड हो रहा है, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, उस समय अराइज नहीं, उस दिन अराइज नहीं होगा। डेट ऑफ एंट्री इनटू द टेरिटोरियल वाटर, वो भी नहीं है। जिस दिन टेरिटोरियल वाटर में आ रहा है आपका इंपोर्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री आपको सबमिट करना पड़ता है। जब कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री क्या करना पड़ता है, इन डिपार्टमेंट जो होता है ना उसको क्या करना पड़ता है, आपको सबमिट करना पड़ता है। उसमें डिटेल रहता है, उसमें क्या रहता है आपका, कौन सा गुड्स कितना क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, उसका सब डिटेल रहता है उसमें। उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो वो सबमिट करना भी नहीं है। डेट ऑफ ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर, मतलब कस्टम बैरियर मतलब जब पोर्ट से गुड्स बाहर चला जाएगा होम कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या होगा आपका, टैक्सेबल इवेंट। मतलब उस दिन आपका टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा, उस दिन आपका टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्सेबल इवेंट क्यों जरूरी है निकालना, क्योंकि हर एक दिन का रेट, एक्सचेंज रेट हर समय सेम नहीं रहता है, एक्सचेंज रेट हर समय सेम, और कस्टम ड्यूटी भी हर दिन सेम नहीं रहता है, कस्टम ड्यूटी भी तो बीच बीच में गवर्नमेंट चेंज करते रहता है। तो जिस दिन टैक्सेबल इवेंट होगा उस दिन का कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, वो डेट काम आएगा कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए, एक्सचेंज रेट निकालने के लिए, वो डेट क्या आएगा आपका, काम आएगा आगे। समझ गए। और कभी कभी गुड्स हम लोग मंगाते हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी वेयर हाउस में रखते हैं, हम लोग कहाँ रखते हैं अभी उसको, वेयर हाउस में रखते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, कस्टम कस्टम वेयर हाउस में रखते हैं हम लोग। मतलब कस्टम का जो भी नोटिफाइड वेयर हाउस है उसमें हम लोग रखते हैं। समझ गए। तो उस समय अभी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं गुड्स, तो उसको बोलते हैं, तो उस समय लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा। उस समय आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज जब वेयर हाउस से गुड्स रिमूव होगा, जब वेयर हाउस से गुड्स क्या होगा आपका, उस समय कस्टम ड्यूटी अराइज होगा। समझ गए। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग, इफ इंपोर्टेड गुड्स आर टेकन इनटू वेयर हाउस, goods contribute to the custom bond in the custom bond, and in the case of warehouse also import take place when the goods are clear from the home consumption। मतलब अभी गुड्स अगर वेयर हाउस में तो कस्टम के अंदर में ही है, कस्टम के, जब आप गुड्स वहां से रिमूव करेंगे, जब गुड्स वहां से क्या करेंगे आप, उस समय आपका कस्टम ड्यूटी क्या होगा, चार्ज होगा फिर। समझ गए। बिल ऑफ एंट्री आपको बताया नॉलेज के लिए, बिल ऑफ एंट्री ये सब थ्योरी, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगा इसका, सिलेबस में जैसे अलग से नहीं दिया हुआ पॉइंट, लेकिन ये वर्ड काम आता है बहुत जगह पे, इसीलिए लिखे हैं अलग से। ठीक है।
बिल ऑफ एंट्री मीन बिल ऑफ एंट्री रेफर्ड इन सेक्शन 46 provide that the importer of any goods shall make entry thereof by presenting electronically or on the custom automated system to the proper officer a bill of entry for home consumption or warehousing in such form and manner as may be। अगर आप वेयर हाउस के लिए भी गुड्स मंगा रहे हैं, अगर आप रखने के लिए भी मंगा रहे हैं वेयर हाउस में, तो भी आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ेगा। या होम कंजम्पशन के लिए मंगा रहे तो भी आपको बिल ऑफ एंट्री क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या रहता है, डिटेल रहता है, क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, वैल्यू कितना है, सब उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, समझ गए। और एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, शिपिंग बिल। एक्सपोर्ट के केस में जो बिल होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट करने क्या बोलते हैं, शिपिंग बिल। जैसे एंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट में क्या बोलते हैं, बिल ऑफ। और एक्सपोर्ट में बिल ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शिपिंग बिल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सा बिल सबमिट करना पड़ता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इसका एक और क्या नाम है, शिपिंग बिल सबमिट करना पड़ता है, समझ गए। अब देखिए कस्टम ड्यूटी का टाइप्स क्या क्या है, तो ये सब है देखो टाइप्स। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्टिव कस्टम ड्यूटी क्या है, सेफगार्ड ड्यूटी लास्ट ईयर है, तो इस बार कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस बार कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। ये दो ही आता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम, सेफगार्ड ड्यूटी आता है एक, और ये क्या आता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या बताइए, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना, एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट टैरिफ एक्ट। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी सबसे मतलब जो भी कस्टम, बाकी जितना भी ड्यूटी है वो सेकेंड, मतलब सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो तो एक पढ़ते हो ना टैक्स स्लैब, जैसे 250 तक 5% है, उसके बाद 10%, उसके बाद सरचार्ज अलग से ऐड होता है, वो अलग चीज है। तो वैसे गुड्स पे सबसे पहले क्या चार्ज होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब कुछ हो जाए नहीं हो बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगा, ठीक है। क्या हुआ, हम्म, कौन सा, बिक्की वाला चेंज करना पड़ेगा। हो गए, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लेवी एज पर सेक्शन 12। और इसमें सेक्शन 12 का जो सेक्शन 2, इसमें जो आपका सेक्शन 2 है और कस्टम टैरिफ एक्ट, वो रेट प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, और रेट प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सा आइटम पे कितना परसेंट रेट होगा, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट लिंक्स द गुड्स लायबल टू ड्यूटी। पहला शेड्यूल में क्या है कि कौन कौन सा गुड्स पे टैक्स चार्ज होगा, और सेकंड शेड्यूल में क्या है इसका, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट लिस्ट द गुड्स लायबल टू ड्यूटी ऑन इंपोर्टेशन, वेयर सेकंड शेड्यूल लिस्ट द गुड्स लायबल टू ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेशन, समझ गए। समझ गया था। ठीक है, तक बोलिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या बताइए, इज लेविड एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट और सेक्शन 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड दैट द रेट एट विच ड्यूटी ऑफ कस्टम सेल बी चार्ज। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जो कस्टम टैरिफ एक्ट है उसमें कौन कौन सा इंपोर्ट गुड्स होगा उस पर क्या रेट होगा, और सेकंड शेड्यूल में क्या है, कौन कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट होगा उस पर क्या रेट होगा, उसका लिस्ट है, ठीक है। द ड्यूटी चार्ज बाय दिस सिस्टम में बी स्पेसिफिक ड्यूटी, ड्यूटी बेस्ड ऑन मेजर लाइक क्विंटल मीटर और
एड वैलोरम मतलब परसेंटेज में भी हो सकता है, पर केजी में भी हो सकता है, पर क्विंटल, पर मीटर, वैसे भी हो सकता है कस्टम ड्यूटी। कुछ कुछ गुड्स पे पर आइटम पे है, और कुछ गुड्स पे किस पे है, परसेंटेज पे है। समझ गए? मतलब कुछ आइटम क्या है, कुछ गुड्स पे है परसेंटेज के मतलब जो उसका वैल्यू उसके ऊपर है। कुछ गुड्स पे किस पे है, क्वांटिटी पे है। ठीक है। उसके बाद देखो फर्दर, कस्टम टैरिफ एक्ट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ ड्यूटी। एक है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, एक क्या बताइए आपका, कस्टम ड्यूटी दो टाइप का है, एक है स्टैंडर्ड रेट जो नॉर्मल रेट है। ठीक है। और एक क्या बताइए, प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट मतलब क्या होगा कि उस पर रेट कम है, उस पर रेट क्या बताइए आपका, कुछ कंडीशन है उसमें लेकिन। ठीक है। जनरली ऑल गुड्स आर लायबल टू ड्यूटी एट स्टैंडर्ड रेट, दिस रेट इज हायर देन द प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट नीचे दिया हुआ है देखो, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम नोटिफाइड प्रेफरेंस एरिया। प्रेफरेंशियल एरिया कुछ कंट्री के लिए क्या है, रेट कम है, जैसे नेपाल से इंपोर्ट करोगे, भूटान से इंपोर्ट करोगे तो रेट थोड़ा कम रहेगा, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे तो रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। समझ गए? प्रेफरेंशियल कंट्री से करोगे तो कम रेट अप्लीकेबल होगा। इट इज ए कंसेशनल रेट फॉर इंपोर्टेशन फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया। इंपोर्टर शुड मेड ए स्पेसिफिक क्लेम फॉर द कंसेशनल रेट के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, एंड सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड रेट चार्ज हो जाएगा फिर। समझ गए? उसके बाद क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर जैसे उसमें नहीं था एचईसी, इनकम टैक्स में क्या था, एचईसी, इसमें क्या है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जितना भी आप इंपोर्ट करेंगे आप, तो जितना कस्टम ड्यूटी आएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे मान लो अगर एबी कितना मान लो, एसएसएल वैल्यू एबी मतलब क्या हो गया, 1 लाख है, और बीसीडी 10% है, बीसीडी कितना है, 10% कितना हो जाएगा बताओ। अगर बीसीडी 12% मान लो, बीसीडी कितना मान लीजिए 12% है, तो कितना आएगा बताओ, 1 लाख का 12% कितना हो गया बताइए, 12,000 बीसीडी हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी। और एसडब्ल्यूएस मतलब क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर ये परसेंटेज, इसका परसेंटेज फिक्स है, इसका परसेंटेज क्या बताइए आपका, ये कितना परसेंट है, किसका 10%, मतलब 12,000 का 10%, 12,000 के ऊपर आएगा 1,200। समझ गए? समझे? एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और आईजीएसटी भी आएगा इसमें, जीएसटी भी चार्ज होता है। आईजीएसटी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आईजीएसटी जो दिया रहेगा ना वो सबको ऐड करने के बाद एबी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर, आईजीएसटी। मतलब एसडब्ल्यूएस किसके ऊपर आएगा, सिर्फ एसडब्ल्यूएस बीसी के ऊपर आएगा, बीसीडी किसके ऊपर आएगा बता, बीसीडी किसके ऊपर आएगा, एबी इंटू, बस बीकॉम में 4 ही आता है, बीकॉम में और ज्यादा टैक्स नहीं आता, मतलब थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में खाली क्या आएगा, बीसीडी आएगा। पहले आपको बोलेगा एबी निकालो, पहले क्या निकालो, एबी कैसे निकालो हम पढ़ेंगे आप लोग अगले क्लास में। उसके बाद बोलेगा कस्टम ड्यूटी निकालो, क्या निकालो उसके बाद, तो कस्टम ड्यूटी में बस 3 ही आएगा आपका एग्जाम में, एक बीसीडी आएगा, बीसीडी आपको दिया रहेगा परसेंटेज, एसडब्ल्यू का परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो याद रखिएगा कितना परसेंट है, और ये दिया रहेगा आईजीएसटी क्वेश्चन में आपको, ये दिया रहेगा, और ये भी क्या आपका, और ये क्या है फिक्स्ड है, ये क्या बताइए आपका, ये कितना परसेंट है, 10% फिक्स है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी कितना लेना है आपको, मतलब एसडब्ल्यू नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन तो भी लेना है 10%। जैसे आप लोग इनकम टैक्स में नहीं था एचईसी, 4% फिक्स था, चाहे जितना भी इनकम हो 4% टैक्स, जितना भी टैक्स हो 4% लगेगा, तो इसमें कितना लगेगा, 10% कंफर्म लगेगा। एसडब्ल्यू क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो भी लगाना है आपको, और आईजीएसटी बोलेगा तभी तभी लेना है, अपने मन से आपको नहीं लेना है। और बीसीडी क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी तो लोगे आप, और ए भी निकालना पड़ेगा आपको बस। ए भी निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ए भी निकालने के बाद क्या क्या आएगा, बीसीडी आएगा, एसडब्ल्यूएस आएगा, और क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा, वैसे 3 आएगा उसके बाद। समझ गए? सोशल वेलफेयर चार्ज कितना परसेंट है, 10%।
आईजीएसटी क्या है समझे? इट इज कंपोनेंट अंडर जीएसटी लॉ विच इज लेविड ऑन गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इनटू कंट्री। अच्छा, आईजीएसटी क्यों चार्ज किया जाता है बताओ? जैसे आप इंपोर्ट करते, जैसे आप इंडिया में सेल करते हो तो जीएसटी नहीं पेमेंट करना पड़ता है। हेलो, जब आप इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह सेल करते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो इंपोर्ट करोगे तो उसमें तो जीएसटी देना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर तो इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन जो कंपनी, उसका तो लॉस हो जाएगा फिर। तो जितना इंडिया में जो जीएसटी का रेट है वही आपको आईजीएसटी भी चार्ज होगा। इंडिया में जो परसेंट है जीएसटी का रेट अलग अलग होता है ना, हर गुड्स के लिए तो सेम नहीं होता है। अब गोल्ड पे 3% है, किसी पे 5% है, किसी पे 12% है सामान पे, किसी पे 28% है। जो इंडिया में रेट अप्लीकेबल है वही रेट आपका उस पर अप्लीकेबल होगा, इम्पोर्टेड गुड्स पे भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है? तो आईजीएसटी इज ए कंपोनेंट ऑफ जीएसटी विच इज लेविड ऑन गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है? इसमें पहले बहुत सारा, पहले अलग अलग था जीएसटी आने के पहले। क्या नाम था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी था, स्पेशल कस्टम ड्यूटी था, सब मिक्स हो गया। सब क्या हो गया आपका? मिक्स होकर जीएसटी में चला गया अब। ठीक है? उसके बाद प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है बताओ? ये थ्योरी में आएगा, प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है? जब अगर इंडिया में कोई गुड्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट अपने मर्जी, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? किसी भी गुड्स पे जीएसटी, कभी किसी भी गुड्स पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा सकता है। समझ गए? in order to protect the interest of any industry established in India, the central government may impose protective duty on goods imported into India। तो इसके लिए कौन, कब होगा ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी? कब चार्ज होगा? व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज सच ड्यूटी ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय द टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन जो है इंडिया का, जब वो बोलेगा, जब वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि इस गुड्स पे आपको जीएसटी, इस गुड्स पे आपको ड्यूटी चार्ज करना है एक्स्ट्रा। जो टैरिफ कमीशन है इंडिया का, जब वो रिकमेंड करेगा कि इस गुड्स पे आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, समझ गए? उस केस में होगा। और ये कब से अप्लीकेबल होगा बताइए? दिस ड्यूटी इफेक्टिव ओनली ऑन इंक्लूसिव ऑफ द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टैरिफ। तो मतलब जो भी आपका टैरिफ एक्ट में जो आपका मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में गुड्स है, उसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है? मतलब लिस्ट के अंदर है जो भी। उसके बाद एक काउंटर बेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी गुड्स। जैसे बहुत सारा कंट्री क्या करता है, अपने इंडस्ट्री को सब्सिडी देता है। मतलब वहां का जो, जैसे चाइना का गवर्नमेंट है, वहां का जो इंडस्ट्री है उसको क्या दिया? सब्सिडी दी है। मतलब कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट बियर कर रहा है वहां का। तो वहां का जो कंपनी अगर इंडिया में सेल करेगा तो इंडिया का तो कम दाम पे मिल जाएगा गुड्स। तो इससे क्या होगा? ज्यादा इंपोर्ट होने लगेगा, तो इंडिया को तो लॉस है इससे, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो वहां का प्राइस तो कम हो गया कंट्री की, वहां का जो, वहां जैसे चाइना है मान लो, वो लोग अपना प्रमोशन करने के लिए क्या करता है, अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वो लोग क्या करते हैं? सब्सिडी दे दिया कि आप एक्सपोर्ट करिए, और जो थोड़ा बहुत कॉस्ट है वो वहां का कंट्री बियर कर लेता है, गवर्नमेंट वहां का बियर करता है। तो सब्सिडी देने से वहां का कॉस्ट तो कम हो गया। अगर वो इंडिया में सेल करेगा कम प्राइस पे तो इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो तो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो उसको रोकने के लिए, उसको, तो जितना सब्सिडी वहां दिया जा रहा है उतना हम लोग यहाँ पे ड्यूटी चार्ज कर दिए। समझ गए? जितना सब्सिडी वहां मिल रहा है उतना हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? इक्वल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए उतना हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए? ड्यूटी चार्ज कर दी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नॉलेज के लिए। ठीक है? सिलेबस में है, देखो पहले, सिलेबस में है लेकिन बहुत कम आता है। सिलेबस में है लेकिन बहुत कम आता है। समझ गए? अगर आएगा तो मेंशन कर दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है? एनी कंट्री और टेरिटरी पे और बेस्टॉक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी सब्सिडी under the manufacture or production therein on the exportation therefrom to any article including subsidy. Such article is imported to India. Such article is imported directly or indirectly from the country of manufacture production. The article is imported in the same condition as was exported. क्वांटम कितना इसका बताओ? इसका जो अमाउंट होगा कितना होगा? जितना सब्सिडी होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। जो वहां सब्सिडी मिल रहा है उससे ज्यादा अमाउंट इसका, मतलब उतना मैक्सिमम हो सकता है। समझ गए? जितना वहां पे सब्सिडी दिया जा रहा है गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट वहां सब्सिडी दे रहा है उतना हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है? सच ड्यूटी सेल इनफोर्स फॉर 5 ईयर। कितना साल के लिए चार्ज करते हैं हम लोग? 5 साल के लिए। चाहे तो गवर्नमेंट उसको पहले भी कर सकता है, हटा भी सकता है पहले चाहे तो, या उसको बढ़ा भी सकता है। समझ गए? उसके बाद देखो सेफगार्ड ड्यूटी, लास्ट ईयर आया था सेफगार्ड ड्यूटी, पिछले साल आया था। ठीक है? और इस बार के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एंटी कस्टम डंपिंग ड्यूटी।
बस यहाँ तक है। यहाँ तक आपका थ्योरी है, उसके बाद आपका 90 नंबर से क्या आपका प्रैक्टिकल में काम आएगा। बस लास्ट हम लोग यहाँ तक करेंगे 18 तक। उसके बाद 90 नंबर से जो स्टार्ट होगा ना, ये सब किस में काम आएगा आपका, प्रैक्टिकल्स में। क्या परसेंटेज है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं। तो सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है बताइए। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एन आर्टिकल इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इन द इंक्रीज क्वांटिटी, अगर कोई गुड्स इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है आपका इंपोर्ट हो रहा है, सच आर्टिकल इज इम्पोर्टेड सो एज टू कॉज और थ्रेटन द, तो इससे डोमेस्टिक कंट्री क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्या हो रहा है बताइए आपका, हैम्पर हो रहा है। तो वो सेफर का, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर सकता है। समझ गए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, देखो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ड्यूटी में कुछ कंडीशन नहीं था। प्रोटेक्टिव ड्यूटी में कोई कंडीशन, वहां पे क्या था कि टैरिफ कमीशन रिकमेंड करेगा, बस चार्ज हो गया कंप्लीट। और सेफगार्ड ड्यूटी में क्या है, कुछ कंडीशन है, देखो वो कंडीशन के नीचे दिया हुआ है। सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, if the following conditions are satisfied then safeguard duty shall not be imposed. Such goods originating from developing country or aggregate turnover shall not exceed, मतलब देखो अगर टर्नओवर का परसेंटेज कम है 3% से, क्या आपका अगर कम है, अगर कोई आप कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं टोटल इंपोर्ट का 3% से क्या है, मतलब वो जो पर्टिकुलर गुड्स है, जो पर्टिकुलर वो पूरे इंपोर्ट का 3% से कम है, मतलब वो गुड्स इंडिया में जितना इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में जितना भी क्या हो रहा है आपका, वो गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स का बात हो रहा है, अगर वो 3% से क्या है, कम है, तब उस केस में फिर ये चार्ज नहीं होगा सबका ड्यूटी। 3% ज्यादा होगा तब चार्ज होगा। और अगर आप गुड्स बहुत सारे कंट्री, एक कंट्री से मंगा रहे हैं 3%, अगर आप बहुत सारे कंट्री से मंगा रहे हैं, अलग अलग कंट्री से मंगा रहे हैं, तो 9% से ज्यादा नहीं चाहिए, 9% से ज्यादा, ठीक है। when the article is originating from one developing country, the sale of imports of the article from that country should not exceed 3%। 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3% ज्यादा होगा तो सेफगार्ड चार्ज हो जाएगा। और अगर बहुत सारे कंट्री से मंगा रहे हैं तो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी आएगा इस चैप्टर से, बस ये थ्योरी पूरा लिख दीजिएगा। लास्ट क्या देखो उसके बाद मिला क्या, लास्ट क्या देखो उसके बाद, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, देखो बहुत सारा कंट्री क्या करता है, बहुत सारा कंट्री अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, स्टॉक को क्या करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक हो गया मान लो, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए मार्केट से कम प्राइस पे दे देता है, कॉस्ट से भी कम प्राइस पे दे देता है, डंपिंग बोलते हैं उसको। जब सामान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास, गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो गया, तो आप किसी और कंट्री में उसको डंप कर दिए, किसी और कंट्री में क्या किए, कम दाम में सेल कर दिए, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज होता है। समझ गए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज ऑल्सो, ये चैप्टर बीकॉम में बहुत कम है, ये चैप्टर सीए में क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है। एमकॉम में भी ये चैप्टर है, कस्टम ड्यूटी जो चैप्टर है ना, एमकॉम में भी है। देखो तो उसमें देखो डिटेल में और भी, आप लोगों का तो बहुत कम है, उसमें क्या है प्रैक्टिकल भी आता है, डंपिंग ड्यूटी प्रैक्टिकल निकालना भी आता है। आप लोगों के सिलेबस में नहीं आएगा, आप लोगों का खाली क्या आएगा, ए बी निकालो, बीसीडी निकालो, एसडब्ल्यूएस आईजीएसटी, बस इतना ही आएगा। आप लोग एग्जाम में कितना आएगा, सिर्फ ए बी निकालने बोलेगा, और क्या निकालने बोलेगा, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, और बस इतना ही बोलेगा आप लोग एग्जाम में। समझ गए। और बीकॉम में इतना ही है, एमकॉम में बहुत है, और सीए में भी क्या है कि डंपिंग ड्यूटी निकालो, सेफगार्ड ड्यूटी निकालो, सब निकालने भी आता है वहां पे, ठीक है। तो डंपिंग इज ऑल्सो सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर इंपोर्ट एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अनदर कंट्री इन प्राइस लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब बहुत बार कंट्री क्या करता है, कम दाम में दे देता है, वहां का इंडस्ट्री को हैम्पर करने के लिए, वहां का इंडस्ट्री को हैम्पर करने के लिए अपना कॉस्ट से भी कम में सेल कर देता है, मार्केट कैप्चर करने के लिए। समझ गए। या बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया उसको क्लियर करने के लिए, तो इससे तो इंडिया गवर्नमेंट हैम्पर हो जाएगा ना, तो उसको रोकने के लिए क्या चार्ज करता है फिर, नॉर्मल प्राइस अगर कम प्राइस में सेल हो रहा है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द डंपिंग ऑफ गुड्स एंड स्टेट डिस्टोर्टिव इफेक्ट। द यूज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या बताइए, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन इज परमिटेड बाय द डब्ल्यूटीओ। इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ समझे क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
In fact, anti-dumping duty is an instrument for ensuring fair trade and not to a measure to protection per se for the domestic industry. It provides relief to any domestic industry against the injury caused by dumping. Any article is export कब चार्ज होगा ये? Any article is exported by the exporter or producer from any country or territory to India at less than the normal price. Such article is imported to India और इसका डिफरेंस जितना भी है ना, जो नॉर्मल प्राइस है और एक्सपोर्ट प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है वही आपका क्या हो जाएगा, डंपिंग ड्यूटी चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मल प्राइस अगर 1 लाख है और आपको एक्सपोर्ट आपको मिल रहा है मान लो 70 में मिल रहा है आपको, आप इम्पोर्ट कितना में कर रहे हैं 70 में, तो डंपिंग प्राइस कितना हो गया बताइए, 30,000 हो गया डंपिंग ड्यूटी। अगर मान लो नॉर्मल प्राइस 1 लाख होना चाहिए और आपको कितना में दे रहा है 70,000 में दे रहा है, कितना दे रहा है आपको 70,000 में, तो कितना कितना ड्यूटी ये हो रहा है बताइए 30,000, कितना हो रहा है 30,000, तो वो आपका क्या हो गया एंटी डंपिंग, उतना का ड्यूटी चार्ज हो जाएगा। और समझ गए? तो मार्जिनल डंपिंग समझ क्या हुआ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एज एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द मार्जिन डंपिंग, मतलब इससे ज्यादा ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकता है, समझ गए? इससे कम कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यहां तक हम लोग पढ़ गया होंगे, कल हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू चैप्टर। कल कितना बजे क्लास करोगे आप लोग, अर्लीस्ट कितना बजे स्टार्ट करोगे बताओ, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे मैथ्स सर है कल class टैक्स है। है, कर देंगे टैक्स भी कल। कितना अर्ली स्टार्ट करोगे ये बताओ पहले, सर जितना 10 जल्दी। बजे से कर दीजिए ना। अरे नहीं होगा कल 10 बजे, कल मेरा नहीं नहीं कुछ सर 10 बजे इकोनॉमिक्स या फिर मतलब थियोरी क्लासेस जो भी है। नहीं नहीं, सर का फाउंडेशन का बैच है ना। अच्छा, और 12 या 12:30 बजे से? 12:30 बजे के बाद हम देखते हैं, सर से पूछेंगे, ठीक है? उसके बाद मेरा क्लास रहेगा, मैथ्स है, अकाउंट्स है, टैक्स है, जल्दी ऑफ हो जाएगा फिर। समझ गए? बाय बाय, हाँ मैसेज कर देंगे, हाँ।